दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे संसद के कार्य संचालन और विधायी प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी है। प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे, ताकि आप प्रश्न को आसानी से समझ सकें और परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को तैयार कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं संसद के विधायी और कार्य संचालन प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि ऑप्शन है, यह भारत में संघ विधानमंडल है, इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है, यह द्विसदनी स्वरूप की है, या संसद का ऊपरी सदन का भी भंग नहीं होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा, इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि अनुच्छेद 79 संसद के गठन संबंधी प्रावधान करता है, जिसके अनुसार भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। अन्य अधिकांश देशों की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति या राज्याध्यक्ष संसद से पृथक होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? तो उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों आयरलैंड, ऑप्शन बी। दोस्तों, याद रखिएगा कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता? शून्यकाल, स्थगन प्रस्ताव, बजट सत्र या किसी विधेयक का निरूपण? तो सही उत्तर शून्यकाल। दोस्तों, शून्यकाल या जीरो आवर में मात्र लोक महत्व के प्रश्नोत्तर होते हैं, इसमें कोई विधायी कार्रवाई नहीं होती, इसलिए शून्यकाल विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता किसको प्रमुखता देने की है? कार्यपालिका, न्यायपालिका, नागरिक या फिर सिविल सोसाइटी? तो सही उत्तर नागरिक, ऑप्शन सी। दोस्तों, याद रखिएगा कि लोकतंत्र का मूल आधार नागरिक होते हैं, इसलिए लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता नागरिकों को प्रमुखता देने की है। नागरिक यानी जनता या लोग ही लोकतंत्र में अपनी सरकार का चुनाव करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था, किस तिथि को आपको बताना है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, सही उत्तर 13/5/2002 यानी 13 मई 2002 को। 13 मई 2002 को भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना या प्रथम लोकसभा चुनाव के पश्चात 13 मई 1952 को जो है पहला अधिवेशन प्रारंभ हुआ था। इसके 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? तो सही उत्तर आप जानते हैं कि संसद को। और ये जान लीजिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है या संसदात्मक शासन व्यवस्था। इसके कारण वैधानिक सत्ता का अधिकार संसद को प्राप्त है भारतीय संविधान के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, खाली स्थान पे जगह भरना है कि भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है कौन? कैबिनेट, उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग या संसद? तो आप जानते हैं संसद, ऑप्शन डी। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारतीय संसद देश की सर्वोच्च विधायी निकाय है। ये राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में प्रत्येक बैठक के प्रथम 1 घंटे प्रश्नों को पूछने और उत्तर देने में लगाए जाते हैं, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर है प्रश्नकाल यानी क्वेश्चन आवर। दोस्तों, लोकसभा में प्रत्येक बैठक का पहला घंटा ये प्रश्न पूछने और उत्तर देने के लिए लिए जाते हैं, जिसको प्रश्नकाल या क्वेश्चन आवर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में कौन सा कथन आपके सही हैं? दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है।
पहला है कि राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के बाद प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं। बिल्कुल सही है। दूसरा है राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। तो बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शन ए और बी आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन कथन 1 और 2, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। सरकार का वर्गीकरण संसदीय और अध्यक्षीय रूप में किया जाता है, किस आधार पर आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, सरकार का वर्गीकरण संसदीय और अध्यक्षीय रूप में ये विधायिका और कार्यपालिका के बीच के संबंधों के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। सरकार का संसदीय और अध्यक्षीय रूपों में वर्गीकरण विधायिका और कार्यपालिका के बीच संबंधों के आधार पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, निर्णायक मत क्या होता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर, निर्णायक मत जब दोनों पक्ष सहबद्ध यानी टाइड हो, तो उसमें जो एक ऐसा मत होता है जो किसी विधेयक के संबंध में निर्णय लेता है कि ये किस पक्ष में गया है, उसको निर्णायक मत कहते हैं। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष और सभापति और राज्य विधानमंडल में विधानसभा के अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति किसी मामले के मतदान में सामान्य रूप से भाग नहीं लेते हैं, लेकिन दोनों पक्षों में मत बराबर होने की दशा में वो निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा दोस्तों संसद के सदस्यों के लिए औपचारिक रूप से निर्धारित उपकरण नहीं है। शून्यकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, आधे घंटे की चर्चा या अल्पकालिक चर्चा। तो सही उत्तर शून्यकाल हो जाएगा। शून्यकाल या 0 आवर संसद के सदस्यों के लिए औपचारिक रूप से निर्धारित उपकरण नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों में से निरंतर अनुपस्थित रहता है कितने। तो सही उत्तर 60 दिन तक। दोस्तों याद रखिएगा कि संविधान के अनुच्छेद 101(4) के अनुसार यदि कोई संसद सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन तक की अवधि तक सदन के सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है, तो वह सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है। तो सही उत्तर अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 267। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दोस्तों देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267 एक आकस्मिकता निधि की स्थापना का प्रावधान करता है। ये राष्ट्रपति के नियंत्रणाधीन होती है और इसका गठन किसी अत्यावश्यक आकस्मिक प्रकृति के व्यय के लिए किया गया है और ऐसे आकस्मिक व्यय का जो है अनुच्छेद 115 या अनुच्छेद 116 के अधीन संसदीय विधि द्वारा प्राधिकृत किए जाने या लंबित रहने की निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए एडवांस धन के लिए ये निधि राष्ट्रपति के व्ययाधीन होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी जिनके नाम लोकसभा और राज्यसभा होंगे। तो सही उत्तर, ये प्रावधान अनुच्छेद 79 यानी अनुच्छेद 79 में कहा गया है। तो याद रखिएगा, भारत की संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, ये अनुच्छेद 79 में कहा गया है। अगला प्रश्न है, संसद सदस्य को शपथ कौन दिलवाता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है राष्ट्रपति या इसके निमित्त नियुक्त व्यक्ति संसद सदस्य को शपथ दिलाता है। तो सही उत्तर राष्ट्रपति हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका किसके सामने दायर की जा सकती है। उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग या फिर राष्ट्रपति। तो सही उत्तर उच्च न्यायालय हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद दोस्तों आप देख लीजिए कि संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में जो चुनाव याचिका है वो हाईकोर्ट यानी उच्च न्यायालय के सामने दाखिल की जा सकती है।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में। दोस्तों याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण देता है और ये व्यवस्था भारतीय संविधान के आर्टिकल 87 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी और इसी बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा? सही उत्तर, संयुक्त सत्र यथा समय आहूत होगा। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। दोस्तों, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक दहेज उन्मूलन विधेयक पर जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है कि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए जब कोई अधिसूचना जारी कर दी और लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा? तो ऐसे समय में भी संयुक्त बैठक हो सकेगी और विधेयक व्यपगत नहीं होगा बल्कि उसे पारित किया जा सकेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक कब हुई थी? तो सही उत्तर, दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में जो है ये 1961 में। याद रखिएगा, दहेज उन्मूलन विधेयक तो 1959 का है और इस पर संसद के दोनों सदनों की पहली संयुक्त बैठक जो है 1961 में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखिए कि दो कथन दिए गए हैं, लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रावसान पर व्यपगत हो जाता है, तो ये आपका सही नहीं है। और राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा। केवल और केवल ऑप्शन जो है कथन 2 आपका सही है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 107(3) के अंतर्गत संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यपगत नहीं होगा, कथन 1 असत्य है। अनुच्छेद 107(4) के अंतर्गत राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा, यानी कथन 2 सही है, विकल्प बी आपका सही है। अगला प्रश्न है, बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में कौन सी बात सही नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता है और संसद को समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है। संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है और संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी कर में वृद्धि करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। तो यहाँ पर बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में कौन सी बात सही नहीं है? तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। संसद को समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है, ये सही नहीं है। समेकित निधि या संचित निधि पर प्रभारित व्यय संसद में मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हैं, केवल उन पर चर्चा की जा सकती है। इसलिए प्रभारित व्यय में कोई परिवर्तन करने का अधिकार संसद को नहीं है। अगला प्रश्न है, लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है किस चीज़ के लिए? तो सही उत्तर, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए वोट ऑन अकाउंट या लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति देता है। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 116 के तहत विनियोग विधेयक के पारित न होने की स्थिति में जब संघ सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो लोकसभा को लेखानुदान के माध्यम से निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से अग्रिम निधि प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न है, व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है आपको बताना है। तो सही उत्तर है अनुदान का अनुरोध। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 113(2) के अनुसार व्यय का अनुमान भारतीय संसद के समक्ष यानी लोकसभा के समक्ष अनुदान की मांगों के रूप में रखे जाएंगे और लोकसभा को शक्ति होगी कि यह किसी मांग को अनुमति दे या अनुमति देने से मना कर दे अथवा किसी मांग को उनमें विनिर्दिष्ट रकम को कम करके अनुमति दे। अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि सामान्य वित्तीय विधायन में जो चरण शामिल हैं वो क्या हैं?
सामान्य वित्तीय विधायन के जो चरण हैं उनमें जो है कौन सा क्रम है, आपको बताना है कौन से चरण हैं। तो सही उत्तर है बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक को पारित करना और वित्त विधेयक को पारित करना। तो 1, 2, 3, 5 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक को पारित करना और वित्त विधेयक को पारित करना सामान्य वित्तीय विधायन के चरण है, जबकि लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान इसमें शामिल नहीं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रस्ताव में किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव। तो सही उत्तर कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव का संबंध संघीय बजट से है। और आप जान लीजिए, बजट पेश होने पर अनुदान मांगों पर बहस के दौरान संसद सदस्यों को धनराशि में वृद्धि का अधिकार नहीं है, वे मात्र कमी कर सकते हैं और ऐसा वे कटौती प्रस्ताव के द्वारा करते हैं, जो 3 प्रकार का होता है: नीति निरनुमोदन कटौती, सांकेतिक कटौती और मितव्ययिता कटौती। अगला प्रश्न है, भारत की संसद किसके या किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? आपको बताना है। स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और अनुपूरक प्रश्न। बिल्कुल सही, ये तीनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे। दोस्तों, भारत की संसद स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और अनुपूरक प्रश्न के द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों पर नियंत्रण रखती है, ताकि मंत्रिपरिषद मनमाने ढंग से जो है मनमाने या निरंकुश ढंग से कार्य न करे। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का अर्थ क्या होता है? आपको बताना है। तो उत्तर है विधेयक पर बहस को बंद कर देना। गिलोटिन समापन का एक अन्य रूप है। इसका अर्थ है जारी कार्य से संबंधित लंबित प्रस्ताव या प्रस्तावों पर चर्चा के लिए आवंटित समय समाप्त हो जाने पर सभापति या लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मत लिया जाना। और समापन के विपरीत प्रयोग किए जाने वाले गिलोटिन से पूर्व कोई प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया जाता है और सभापति या अध्यक्ष बिना किसी और चर्चा के प्रस्ताव पर तत्काल मत दे देते हैं। इसी को गिलोटिन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसके दौरान आधिक्य बजट की संस्तुति की जाती है? आपको बताना है। तो उत्तर है तेजी के दौरान। आधिक्य बजट की संस्तुति तेजी के दौरान की जाती है। ये समग्र मांग को कम कर मुद्रास्फीति में वृद्धि को रोकने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था संसदीय लोकतंत्र का मत है, अर्थ है एक व्यक्ति एक वोट, यानी 1 पर्सन 1 वोट। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में क्या कथित है? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। दूसरा है कि संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। तो सही उत्तर 1 और 2 दोनों। दोस्तों, दोनों कथन संविधान में उल्लिखित हैं। अनुच्छेद 59(1) के अनुसार राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, जबकि अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। दोनों ही कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, संसद के अधिकारियों में शामिल हैं कौन कौन? तो अध्यक्ष लोकसभा, उपाध्यक्ष लोकसभा, महासचिव लोकसभा और अध्यक्ष राज्यसभा। तो याद रखिएगा, ये सभी चारों दोस्तों संसद के अधिकारियों में शामिल हैं। इसमें आप जान लीजिए, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और संसद का सचिवालय। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि संसद निर्हरता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ के पद के आधार पर निर्हरता से छूट देता है। दूसरा कथन है, उपर्युक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया था और शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। कथन 1 और 2 आपके सही हैं। लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित नहीं है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 कथन दिए गए हैं। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में संस्वीकृत है। लोकसभा तथा राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक 1961 में हुई थी और भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग निरसन बिल को पारित करने के लिए हुई थी। तो इसमें कौन से जो है कथन आपके सही हैं? तो याद रखिएगा ये तीनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, 1, 2 और 3। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, संघ की सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं दोस्तों। संघ की सरकार या यूनियन गवर्नमेंट जो है, इसके निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके आधार पर आपको बताना है कि कौन से कथन आपके सही हैं। तो पहला है, राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। गलत है। भारत की संसद के प्राधिकरण के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से नहीं निकाला जा सकता। बिल्कुल सही। और लोक लेखा से किए जाने वाले सभी संवितरणों या डिसबर्समेंट के लिए भी भारत के संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। गलत। तो यहाँ पर ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन जिसमें केवल 2 सही हो वही हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें शामिल नहीं है, तो उसे क्या किया जा सकता है? सही उत्तर, संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। आप जान लीजिए, कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय शामिल है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें शामिल नहीं है, तो उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। इसे साधारण विधेयक की तरह प्रयोग किया जाता है और इसके लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो साधारण विधेयक के संबंध में होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या शामिल है, आपको बताना है। तो आप जान लीजिए, संविधान के अनुच्छेद 110 के उपबंधों के तहत टैक्स लगाना, समाप्त करना और उसके विनियमन के प्रत्यावर्तन, तो ए आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा आप जान लीजिए कि धन की उधारी का विनियमन और आप जान लीजिए भारत के संचित निधि के धन के विनियोग करना, ये भी आपका सही हो जाएगा। और किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित घोषित करना तथा विनियोग करना और किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर जो है भारित घोषित करना, ये उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ऑप्शन ई इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ध्यान से, कि गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है। गलत है। और हाल में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया है। गलत है। तो न तो 1 और न ही 2, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप जान लीजिए कि गैर सरकारी विधेयक उसे कहते हैं जो कि संसद के ऐसे सदस्य के द्वारा सदन के पटल पर पुरस्थापित किए जाते हैं जो मंत्री नहीं होते हैं, जबकि सरकारी विधेयक उसे कहते हैं जो किसी मंत्री द्वारा सदन के पटल पर पुरस्थापित किए जाते हैं। स्वतंत्रता के बाद से अब तक 14 गैर सरकारी विधेयक दोनों सदनों में पारित हो चुके हैं। तो दिए गए कथनों में से न तो 1 सही है और न ही 2। अगला प्रश्न है कि संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर, ऐसे कराधान विधेयक जिसमें राज्यों का हित निहित हो, राज्यों की सीमाओं में फेरबदल करने से संबंधित विधेयक पर और धन विधेयक पर। तो ये सभी में संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। तो उपर्युक्त सभी चारों ही ऑप्शन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, संसद और संविधान साधन नहीं हैं किसके, आपको बताना है।
विधिक न्याय के, राजनीतिक न्याय के, आर्थिक न्याय के या सामाजिक न्याय के, तो संसद और संविधान जो हैं विधिक न्याय के साधन नहीं हैं। कैसे? भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में लिखित संविधान और जनप्रतिनिधियों की निर्वाचित संसद की व्यवस्था देश के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने के मूल उद्देश्य से की गई है। स्वयं संविधान की उद्देशिका में ये तथ्य उल्लिखित है, जबकि नागरिकों को विधिक न्याय उपलब्ध कराने का कार्य स्वतंत्र न्यायपालिका को सौंपा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की हद के संदर्भ में या सीमा के संदर्भ में सही है? आपको बताना है। तो संसद पूरे भारत में या इसके किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है, बिल्कुल सही है। और संसद के नियम भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में उनकी संपत्ति पर लागू होते हैं। तो सही उत्तर ए और बी दोनों, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद पूरे भारत या इसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है। संसद के नियम भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भाग में उनकी संपत्ति पर लागू होते हैं। दोनों ही कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक संसदीय विशेषाधिकार है? आपको बताना है। संसद में बोलने की स्वतंत्रता, संसद में कुछ भी कहने या उनके द्वारा किसी मतदान के संबंध में गिरफ्तारी से मुक्ति, और जब सदन चालू है तो एक गवाह के रूप में भाग लेने से छूट। तो तीनों ही कथन आपके सही हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 निर्वाचित प्रतिनिधियों के संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित है। इसके अनुसार निर्वाचित प्रतिनिधियों को संसद में बोलने की स्वतंत्रता, मतदान के संबंध में गिरफ्तारी से मुक्ति, और जब सदन चालू है तो न्यायालय में एक गवाह के रूप में भाग लेने से छूट के विशेषाधिकार प्राप्त हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देखिए कि दो कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा केंद्र के कानून बनाने के अधिकार के संबंध में सही है? पहला है कि संसद किसी भी अन्य देश के साथ किसी भी संधि या अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए पूरे या पूरे भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है, बिल्कुल सही है। और दूसरा है, इस उद्देश्य के लिए संसद द्वारा पारित किसी कानून को राज्य सूची में उल्लिखित विषय से संबंधित होने के आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता, बिल्कुल सही है। तो ए और बी आपके दोनों ही सही हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, जो है केंद्र सरकार द्वारा, आप जान लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय करार को प्रभावी करने के लिए संसद की विधि बनाने से संबंधित अनुच्छेद 253 है, और दोनों ही कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, संसद की कार्रवाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपको बताना है। सदन को संसद की बहस और कार्रवाई के प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार है, बिल्कुल सही। और सदन को संसद की गैलरियों में गैर सदस्यों और अतिथियों के प्रवेश पर किसी भी वक्त रोक लगाने का अधिकार है। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं। दोस्तों, संसद को दोनों सदनों के कुछ सामूहिक विशेषाधिकार हैं, जिसके अंतर्गत सदन को संसद की बहस, कार्रवाई और रिपोर्ट के प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार है। इसके अलावा सदन की पूर्व अनुमति के बिना संसद की कार्रवाई की सही रिपोर्ट के प्रकाशन के लिए प्रेस की स्वतंत्रता को पुनर्स्थापित किया, लेकिन ये संदर्भ सदन की गुप्त बैठक के विषय में लागू नहीं है। सदन को संसद की गैलरियों में गैर सदस्यों और अतिथियों के प्रवेश पर किसी भी वक्त रोक लगाने का अधिकार है। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संसद की विधायी और कार्य संचालन प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।